हेलो फ्रेंड्स। तो सब सेफ हैं, अपने घर में हैं और गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक पूरी तरह से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सब रेडी हैं? तो अगले टॉपिक पर पहुंचने से पहले चलो ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं। क्या? हाँ, पहले हम कुछ खा लेते हैं। देखो, आपको स्क्रीन पे आज टॉपिक की जगह खाना दिख रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इनमें से कौन सा वाला खाना खाना चाहोगे, ये वाला या ये वाला? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वाला खाना चाह रहे होगे, क्योंकि वैसे ही मार्केट सारे बंद है और आपके घर वाले जो हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो भी बड़े हैं, वो कह रहे होंगे कि ये खाना खाओ, ये पौष्टिक है, ये न्यूट्रिशियस खाना है, तो इसको खाओ आप। और आप मान नहीं रहे होगे, बाहर भी नहीं जा सकते। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, आपने कभी ये सोचा? वो बार बार यही कहते हैं, ये खाना पौष्टिक है, ये वाला खाना पौष्टिक है, तुम ये खाओ, पता नहीं क्या जंक फूड खाते रहते हो। तो आज हम इसी रिलेशन में बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसी क्या बात है। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1। तो इसमें हम किसकी बात करेंगे? न्यूट्रिशन की और खाने से रिलेटेड साइंस की, मतलब पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका फर्स्ट पार्ट है, अगले 2 पार्ट्स हम आगे करेंगे। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमें पोषण के बारे में बताते हैं और उनका हमारी सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है और इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो बार बार हमें सुनना पड़ता है, पोषण वाला खाना खाओ, ऐसा खाना खाओ जो पोषण देता हो। पोषण क्या है? अब हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए पोषण क्या है। तो पोषण इज अ साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेज एज वेल एज देयर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। पोषण जो है वो भोजन और पोषक तत्व दोनों दोनों को आप देख रहे हो, वो भोजन और पोषक तत्व दोनों के बारे में बात करता है और इसी के साथ साथ उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग की भी बात करता है। मतलब वो जो है न्यूट्रिएंट्स और फूड्स की बात करता है और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की भी बात करता है। अब हमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की क्यों ज़रूरत है? अब मान लीजिए हमने खाना खाया, हमने खाना तो खा लिया, उसमें पोषक तत्व भी हैं सारे, लेकिन हमारा शरीर क्या कर रहा है? उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। और अगर हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो सारे बाहर निकल जाएंगे, हमारी बॉडी को फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमें जो है न्यूट्रिशन में पाचन, अवशोषण, उपयोग मतलब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन क्या है? देखो, न्यूट्रिशन ये साइंस है जो हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताती है। न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने चाहिए और हमारा शरीर जिनको पचाता है उनको उपयोग में लेकर आता है, और इससे हमें क्या मिलता है? एक अच्छा स्वास्थ्य। तो न्यूट्रिशन एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ न्यूट्रिशन एक और चीज़ को भी डील करता है। अब वो क्या है? वो है खाने के अलग अलग एस्पेक्ट्स। अगर आप ध्यान दो तो खाने में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू भी है, मतलब सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक्स। सोशल के लिए आप सोचो कि आप कभी अपनी फ्रेंड के घर गए हो और उसने आपको खाना नहीं खिलाया, आप सोचोगे कि वो सबको तो पूछती है, मुझे नहीं पूछा। या आप किसी के यहाँ शादी में जाओ और आपको कोई खाने को ही ना कहे, तो ये सामाजिक फंक्शन हो, उसका सोशल फंक्शन हो गया। साइकोलॉजिकल फंक्शन, हम बहुत खुश होते हैं, हमारा मन करता है वाह आज कुछ अच्छा सा खाएंगे। उदास होते हैं तो खाने का कई बार मन नहीं करता। आर्थिक पहलू, हमारे पास जितने पैसे हैं, हमारी जितनी इनकम है, हम उसी के हिसाब से खाना बना भी सकते हैं और उसी को खाना दे भी सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास पूरी तरह से पैसे इस समय नहीं हैं, तो क्या हम बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं? कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन जो है वो क्या करता है? भोजन और उसके इन तीनों सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक मतलब सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक, इन तीनों एस्पेक्ट्स, इन तीनों पहलुओं के बारे में भी पढ़ाई करता है। अब न्यूट्रिशन कितनी तरह का होता है? चलो अब हम ये देखते हैं। न्यूट्रिशन जो है, सबसे पहला तो है उचित पोषण। अगर उचित पोषण हमें मिला है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, और इसीलिए हमें सब कहते हैं कि वो जो मैंने आपको खाना दिखाया था दाल रोटी वाला, वो खाओ। लेकिन दूसरा पोषण भी हो सकता है अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण जब हमारे शरीर में किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है पोषक तत्व ज़्यादा हो हमारे शरीर में। मोटापा है, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज़ में शुगर लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो उचित पोषण भी हो सकता है और अनुचित या अपर्याप्त पोषण भी हो जाता है। उचित पोषण क्या है, क्या करता है? उचित पोषण की हमें क्यों ज़रूरत है? ये हमें बॉडी को इम्यूनिटी देता है रोगों से लड़ने की। जैसे अभी आप देखो, अगर कोरोना चल रहा है तो ये हम बार बार सुनते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो रोगों से लड़ पा रहे हैं, उनको ये बीमारी नहीं आसानी से असर करती। इनएडिक्वेट होगा तो फिर क्या होगा? बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस
बढ़ सकते हैं। ये तो हम अभी रोज़ सुनते हैं कोरोना के केस में भी। ये जो है, अगर हमारा पोषण अच्छा है तो वो हमें असाध्य बीमारियों से भी रोकता है। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो थायराइड है, डायबिटीज़ है, ऐसी बीमारियों को भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर हम नहीं खा पा रहे हैं तो हमारे शरीर का रोगों से लड़ने की ताकत भी नहीं होगी और हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाएंगी। पोषण अच्छा है तो हमें बीमारियों से बचाएगा, कर लिया हमने। और अगर पोषण हमें पूरा नहीं मिल रहा है तो हमारे को, कई बार आपने देखा होगा, दवाइयों तक का इन्फेक्शन असर हो जाता है। तो प्रॉब्लम हीलिंग वुंड्स और यूटिलाइजिंग मेडिकेशन, हम दवा खाते हैं, कई बार दवा का असर हो जाता है, बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करती, लूज मोशंस हो जाते हैं और हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसे। तो कई ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें न्यूट्रिशन जो है प्लेज अ मेजर रोल इन मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। बहुत सारी डिजीजेस में जो न्यूट्रिशन है वो उसे संभालने में और उसको रोकने में हमारी मदद करता है। ये दवा नहीं है, लेकिन जो हम दवाइयाँ लेते हैं या डॉक्टर जो हमें सलाह देता है उसमें एक रोल ज़रूर प्ले करता है। अब हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। ये सारे टर्म्स बेटा इस वाले वीडियो में बहुत सारे हैं और ये एपिसोड थोड़ा लंबा भी हो सकता है हमारा। और ये सारे आपको ज़रूर समझ लेने हैं। अगर आप इन्हें एक बार समझ जाओगे, रटो मत, अगर आप इन्हें एक बार समझ लोगे तो जब भी आप फूड एंड साइंस या फूड न्यूट्रिशन की बात करोगे तो आपको समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन टर्म्स को अपने दिमागों में एकदम सेट कर लो, इसीलिए मैं आपको इन्हें समझा रही हूँ। न्यूट्रिशन स्टेटस क्या होगा? ये दो वर्ड से बना हुआ है, दिख रहा है सबको? एक है न्यूट्रिशन और दूसरा है स्टेटस। तो न्यूट्रिशन और स्टेटस, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब हमारे पोषण का जो स्तर है। अब इसको हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी? न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो सपोर्ट करता है हमारी बीमारी से शुरू जब होती है और जब हम अस्पताल में अगर एडमिट हुए हैं और जब तक वो ठीक हो जाती है, हम पूरे टाइम ये देखते रहते हैं उस व्यक्ति का पोषण स्तर कैसा है। ऐसा तो नहीं है उसका पोषण खराब हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम उसे ठीक कर देंगे। कई ऐसी बीमारियां हैं जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को रिजल्ट करती हैं, मतलब उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और अगर ऐसा होता है, अगर पोषक तत्व की हमें लग रहा है इस बीमारी में कमी हो गई है, तो हमें उसकी दवा देनी पड़ेगी। हेल्थ और न्यूट्रिशन हमने अभी पढ़ लिया, दोनों ही रिलेटेड है। अगर हम न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे तो हेल्थ अच्छी होगी, और अगर मान लीजिए हमारी हेल्थ खराब हो रही है तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, हेल्थ और न्यूट्रिशन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम इससे आगे देखते हैं। अगर हमारा न्यूट्रिशन खराब है, पोषण अच्छा नहीं है, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और जो हमारी अभी की बीमारियां हैं वो और ज़्यादा खराब हालत में पहुंच सकती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, इलनेस, इनका जो ट्रीटमेंट है उसका भी असर होता है हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म पर। जैसे अगर हम एक बुखार है या हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कोई दवा खा रहे हैं, तो आप ये देखोगे हमारे शरीर में जो पाचन है, जो हमने खाना खाया है, वो आसानी से पचता नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पेट खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो दवा है जो हमने अभी खाई है वो हमारे खाने को, बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करने दे रही है। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। और अगर शरीर का कोई भी एक हिस्सा काम ना करे तो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस पे असर पड़ता है। मान लो अगर लिवर काम ना करे, गुर्दा काम ना करे, तो क्या हमारा खाना सारा डाइजेस्ट हो पाएगा? इंटेस्टाइन्स में सूजन हो तो क्या हो पाएगा? तो पोषण स्तर बीमारी से पहले और रोग के निदान तक हमारे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिस व्यक्ति में अगर पोषण का असंतुलन हो तो हमें उसे पहले ठीक करना पड़ेगा ताकि वो स्वस्थ रहे। न्यूट्रिशनल स्तर हमें निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट, पोषण या मूल्यांकन। तो ये है तरीका जिससे कि हम ये पता लगाएंगे कि उसका जो है पोषण स्तर कैसा है। ये पता लगाएंगे कैसे? यही तो मूल्यांकन हुआ। इसको पता लगाने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस और न्यूट्रिशनल नीड्स, मतलब उसका अभी जो पोषण स्तर है वो क्या है और आगे उसकी कौन सी ज़रूरतें हो सकती हैं, ये दोनों हम पता लगाएंगे। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन लेंगे उसकी हेल्थ, डाइट, पर्सनल एंड मेडिकल हिस्ट्रीज। हमने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाएं अगर, तो वो पूछता है आपकी मम्मी को तो ये बीमारी नहीं थी, खाना खाते हो, आप टहलने जाते हो, खाने में क्या क्या खाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमसे वो पूछकर पता लगाता है कि हमारा अभी जो स्तर है वो क्या है। तो वो स्वास्थ्य पर सारी विस्तृत हमसे जानकारी लेते हैं। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, हम कहीं अगर जाएं, अगर आप जिम में भी जाओ तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? अपना हाइट वेट लो। तो वो आपको सिर्फ हाइट और वेट ही नहीं देते, वहाँ पर हमें क्या लेना होता है? हमें हाइट लेनी होती है, वेट लेना होता है और बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स।
इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कैसा है। और इन तीनों से क्या फ़ायदा होगा? अगर मान लीजिए हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वज़न बढ़ा हुआ है, तो हमें ऐसा खाना मिलेगा जो हमारी वेट को कम करे। हमारा वेट कम है तो ज़्यादा करे। तो हमें अपनी डाइट के हिसाब से लेना होगा, और उसी को हम कहते हैं मानव जनित माप। हमारा नाप लेके उसी हिसाब से, और हम ट्रेस भी कर सकते हैं आगे चल के हमारा वज़न कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमारी आगे की डाइट डिसाइड हो जाएगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसी के साथ साथ जो हम लैब में टेस्ट कराते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया, विटामिन डी का टेस्ट कराया, B12 का टेस्ट कराया, इससे भी डिसाइड होता है कि हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है और हमें वो देने की ज़रूरत है। तो ये प्रयोगशाला निदान हो गए। इंटरप्रेटिंग, और ये जितनी ऊपर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय में उसको कौन से पोषक तत्व हमें देने की ज़रूरत है। तो मूल्यांकन हो गया। अब मूल्यांकन हो गया, अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी कि वो जो न्यूट्रिशन हमने कहा है वो उसे ले रहा है या नहीं। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशनल केयर। तो इट इज़ द केयर कीपिंग इन माइंड द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पेरेंट्स। ये किस हिसाब से होती है? जो हमारा पेशेंट है उसकी जो ज़रूरतें हैं, पोषक की जो ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से होती है। तो इसमें क्या होगा? हमने अभी देख लिया, हमने उसकी पोषण की स्थिति का आंकलन कर लिया। आकलन के बाद हमने डायग्नोस करने की कोशिश करी थी, हमने लैब के टेस्ट भी कराए थे कि उसकी समस्या क्या है। अब हम देखेंगे उस समस्या का निदान क्या है, और उस निदान के लिए हम आगे की पूरी प्लानिंग करेंगे। उसको डाइट प्लान देंगे कि तुम्हें अब आगे ये खाना है, ये पोषक तत्व तुम्हें लेने की ज़रूरत है। मान लो मधुमेह है तो हम कहेंगे अब आपको चीनी नहीं खानी, और सिर्फ चीनी नहीं है, ऐसे मीठे फल या फैट है, ये सब चीज़ें उसे नहीं खानी है, तो हम उसे ये बताएंगे और उसके लिए एक पूरा डाइट प्लान तैयार करेंगे। फिर हम एक पूरा मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने उसे डाइट प्लान दिया है उसका असर हो रहा है या नहीं। मान लो वज़न घटाने के लिए मैंने डाइट दिया है, तो मैं 1 महीने के बाद देखूंगी भी तो कि उसका असर हो रहा है या नहीं। और अगर असर नहीं हो रहा है तो हम उसको परिवर्तन करेंगे, उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। न्यूट्रिशनल केयर जो है वो एक प्रोसेस है, और सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। ये हर व्यक्ति पर है, हर व्यक्ति पर। आपके पेरेंट्स भी हर समय आप पे नज़र रखते होंगे कि आप जो है पौष्टिक खाना खा रहे हो या नहीं, कमज़ोरी तो नहीं हो रही है। जो हेल्दी लोग हैं उन पे इसलिए नज़र रखते हैं कि वो हेल्दी बने रहें। जो प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं या बीमार हैं, उनके लिए इसलिए रखते हैं कि उन्हें जो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता रहे। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको और भी ज़्यादा ध्यान चाहिए। जो इलाज करा रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको तो डॉक्टर भी बताता है कि आपको कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है, और उस हिसाब से लेते हैं। अब हमने ये सारा कुछ कर लिया, ये सब कर कौन रहा है? इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? डॉक्टर ने तो ये बता दिया कि इसकी कमी है, आपको ये न्यूट्रिएंट लेना है, थायराइड की कमी है तो आपको ये करना है। लेकिन इसको देखेगा कौन? वो जो व्यक्ति इसका ध्यान रखता है वो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन या फिर नैदानिक पोषण। ये उसकी स्टडी है। तो नैदानिक पोषण क्या है? द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन इज ड्यूरिंग इलनेस इज कॉल्ड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस, बीमारी के समय स्टडी करता है न्यूट्रिशन की, उसको हम कहते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। समझ आ गया? मतलब क्या हो गया? पोषण वह विशेष क्षेत्र है जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित है। जब बीमारी के दौरान हम पोषण की बात करते हैं तो वह क्लिनिकल न्यूट्रिशन। ये किससे डील करता है? पेशेंट्स और उनकी बीमारियों से। ऑब्वियसली जब हम बीमारी से डील कर रहे हैं तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि कौन से हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो काम नहीं कर रहा है, और अगर हम ध्यान ना दें तो वो जो छोटी सी बीमारी थी, माइनर थी, वो जो है मेजर हो जाएगी, और मेजर से वो क्रॉनिक हो जाएगी। मतलब छोटी सी बीमारी जो 1-2 दिन की थी वो हो सकता है लंबी चले, और लंबी के बाद वो क्रॉनिक हो सकती है, चिरकालीन हो सकती है, जो बहुत लंबे समय तक चले। जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, एक बार शुरू हो गई अगर, तो हमें उसकी ज़िंदगी भर क्या क्या ख्याल करना पड़ता है। और वो जो व्यक्ति है जो इसको स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? नैदानिक पोषण की। वो जो व्यक्ति है जो इसकी स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइटिशियन, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है उसको हम कहते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। क्लियर हो गया ये? इस सेवा को देने वाले व्यक्ति को, जिसको उसको हम कहते हैं आहार विशेषज्ञ। वो जो व्यक्ति है वो सिस्टमेटिक और लॉजिकल अप्रोच, हमने अभी पीछे पूरी अप्रोच करी कि पहले हम असेसमेंट करते हैं फिर हम आगे डिसाइड करते हैं, वो व्यक्ति जो है उसके लिए ट्रेंड होता है, और उसको हम कहते हैं ट्रेंड डाइटिशियन। क्लियर है ये सबको? अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, और हमने कर लिया डाइटिशियन।
अब डाइटिशियन जो है सिस्टमेटिक भी होता है और सोच समझ के करता है, और हर पेशेंट को अलग से वो डील करता है, हर पेशेंट उसके लिए नया होता है, और उसकी जो पौष्टिक ज़रूरतें हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। अब क्लिनिकल न्यूट्रिशन का हमारी लाइफ में ज़रूरत क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सारी हमने पॉइंट्स पढ़ी लिए हैं, एक बार हम जल्दी से और देख लेते हैं। आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हट गई हैं। अगर आपको ध्यान हो, पहले प्लेग होता था, स्मॉल पॉक्स होता था, रिसेंटली तो पोलियो। तो ऐसी बीमारियां जो हैं ये सब हमारी कंट्री से हट गई हैं, हमने, हमारी मेडिकल साइंस ने इन्हें हटा दिया है। लेकिन क्या इसका असर क्या हुआ? बहुत सारी नई बीमारियां आ गई, बहुत सारी न्यू डिजीजेस आ गई, जैसे HIV एड्स आ गया, और दूर क्यों जाए, कोरोना आ गया। तो ये जो है नई बीमारियां आ गई, और जो पुरा कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, दिल की बीमारी है, इसमें उम्र भी बहुत कम हो गई। ये बीमारियां हम सोचते थे बुढ़ापे की बीमारियां हैं, ये बहुत जल्दी आने लगी अब। और बुजुर्गों की जो उम्र है वो भी बढ़ गई, पहले 60 साल की हमारी एवरेज स्पैन था, अब लोग 80-90 साल तक रहते हैं। तो जैसे जैसे वो बुजुर्ग होते जाते हैं, उनको भी ज़्यादा ख्याल रखवाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सालों तक हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। और इसीलिए जो हमारी पॉपुलेशन जिसे स्पेशल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और क्योंकि वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो रोगों को रोक पाएँ, उसे ज़्यादा बढ़ने ही ना दें। वो कैसे हो सकता है? उन्हें पौष्टिक खाना देकर। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, या खाद्य और पोषण। इसमें हम क्या करेंगे? अब कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे पोषण को सुधारते हैं, जैसे हमने अभी कहा था कि हम बर्गर ना खाएं और हम दाल रोटी खाएं। तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे पोषण को सुधारते हैं? तो इतने टाइम से साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत टाइम से स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने ये देखा है कि कई सारे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों को रोकते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बीटा कैरोटीन है, विटामिन सी तो हम सबको ही पता है कि वो बीमारियों को रोकता है। तो ये क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये जो है हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, जैसे अदरक हो गई, हल्दी हो गई। इनसे क्या होता है? हमारी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, और इनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो पोषण औषधि ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। मेडिकल फूड्स वो होते हैं जो हमें डॉक्टर कहता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी मेडिकल कंडीशन देखकर कहता है कि ये खाना खाओ। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क हो गया? पहला वाला जो है वो सभी के स्वास्थ्य को फ़ायदा करता है, लेकिन मेडिकल फूड्स जो हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष को या किसी एक स्पेशल इंडिविजुअल को उसकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखने के बाद बनाए जाते हैं और उसे दिए जाते हैं। लास्ट है फाइटोकेमिकल्स या बायो एक्टिव कंपाउंड्स। ये हमारी बॉडी में हमें न्यूट्रिशन नहीं देते, फिर हम इन्हें क्यों खाएं? हम इन्हें इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज़ है, हमारा शरीर तो परमानेंट काम कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, परमानेंट वो डाइजेस्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वो हमारे शरीर को पोषण नहीं देता, लेकिन इन सब एक्टिविटीज़ को करने में मदद करता है। ये एंजाइम्स भी हो सकते हैं, फाइबर या रेशा भी हो सकता है। रेशा भी हमें न्यूट्रिशन थोड़ी देता है, लेकिन हमारे पाचन तंत्र को या डाइजेशन को बना कर रखता है। अब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, अब हम आते हैं डाइटिशियन पर। मेनली न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में क्या फ़र्क होता है? न्यूट्रिशनिस्ट का जो स्कोप है वो ज़्यादा है, और डाइटिशियन का थोड़ा सा कम है। डाइटिशियन का मेन ये काम है कि वो जो भी पेशेंट आए उसके लिए डाइट बनाए, उसके लिए आहार आयोजन करे। तो डाइटिशियन या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट इज़ द पर्सन हु प्रोवाइड्स एडवाइस एंड ट्रांसलेट मेडिकल ट्रांस इंफॉर्मेशन इनटू डाइटरी गाइडलाइंस। मतलब डॉक्टर ने जैसे हमें कह दिया कि आपको जो है दिल का रोग हो गया है, तो अब या आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप अब फैट नहीं खाओगे, कोलेस्ट्रॉल आपको कंट्रोल करना है। अब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है ये सुन लिया हमने, लेकिन अब इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हम क्या खाएंगे, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये जो हमारे दिशा निर्देश हैं, जो हमें आहार के दिशा निर्देश मिले हुए हैं, वो जो व्यक्ति हमें बताता है, सलाह देता है, उसे हमारे खाने में परिवर्तित करता है, वो है आहार विशेषज्ञ, मतलब डाइटिशियन। पेशेंट्स बहुत सारी बीमारियों के हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है उनको ऑपरेशन हुआ हो, गैस प्रॉब्लम्स हों, या किडनी की प्रॉब्लम्स हों, तो फिजिशियन जो है वो हमें दवा बता देता है, मेडिकल रिपोर्ट बता देता है, ये बता देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन उसको खाने में कन्वर्ट करना ये काम है डाइटिशियन का। इज दैट क्लियर? तो डाइटिशियन का क्या रोल है? असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, रोगियों की पोषण स्थिति का आंकलन करता है। एनालाइज न्यूट्रिएंट नीड्स इन डिफरेंट डिजीज, उनके रोगों में क्या क्या, किस रोग में किस न्यूट्रिएंट को ज़्यादा देना है, कम देना है, इसको देखता है। और
इसके हिसाब से एक पूरा न्यूट्रिशन केयर का प्लान बनाता है। हमने अभी पढ़ा था न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बाद वो उसके केयर करता है, उस प्लान को पूरा बनाता है। फिर वो ये देखता है कि जो उसने प्लान बनाया है वो जो है सही चल रहा है या नहीं, वो उपयुक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, असेसमेंट किया। असेसमेंट के बाद उसने एनालाइज किया कि उसे कौन से पोषक तत्व बढ़ाने हैं या घटाने हैं। फिर उसने एक डाइट प्लान को डेवलप किया। फिर डाइट प्लान को डेवलप करके अस्पताल में अगर आप हो तो वो ये देखेगी अस्पताल में आपको वही खाना मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए या नहीं। आपने देखा है डॉक्टर जो है लिख के चला जाता है और फिर खाना अस्पताल में आता है। वो खाना किसके लिए है ये आपको बताएगा डाइटिशियन। और एंड में जो पेशेंट अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं उनको भी वो काउंसिल करेगा। तो जो ओपीडी में आए हैं या सिर्फ आपसे कंसल्टेशन के लिए आए हैं उनको भी वो कंसल्ट करके ये बताता है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इज़ दैट क्लियर? अब हम आते हैं डाइट थेरेपी पर। डाइट थेरेपी मतलब डाइट को बनाना। ये जो है जो अभी जो डाइटिशियन करेगी उसे हम कहते हैं डाइट थेरेपी। तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा, जो भी हमारा पेशेंट आया उसकी ज़रूरतों के हिसाब से डाइट को प्लान करेगा, आहार की योजना बनाएगा। फिर जो वो खाना अभी खाता है उसको मॉडिफाई करेगा, उसे बदलेगा। मान लो हम बहुत सारी चीनी खाते हैं तो अब वो कह देगा चीनी मत खाया करो, या नमक हम अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो वो हमारी बीमारी के हिसाब से बताएगा कि अपने आहार में हमें क्या परिवर्तित करना है। उसके बाद जो कमियां हैं उन्हें ठीक करेगा। हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है उस डाइट से उसको भी ठीक करने की कोशिश करेगा। जो हमारे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनको ठीक करने के लिए पोषक तत्वों का हमें ज्ञान देगा, हमें बताएगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। जो रोगी है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, उसको समझाना और उसको काउंसिल करना कि उसे डाइट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं मेरे को कुछ नहीं होगा और उससे बीमारी बढ़ जाती है। तो उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है कि खाना जो है दवा के साथ 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 चलता है। अब इस सब को करने के लिए डाइटिशियन को एक बहुत और ज़रूरी काम देखना पड़ता है कि हमारी बीमारी का फूड एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन पर क्या असर पड़ रहा है। अब हमारी बीमारी है, हमें खाने का मन ही नहीं कर रहा, नहीं खाऊंगी मैं, नहीं खाऊंगी, तो उसका असर न्यूट्रिशन पे पड़ेगा। तो इसमें वो क्या देखती है, सबसे पहला वो देखती है न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, दूसरा वो देखता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और इफेक्ट ऑफ इलनेस ऑन फूड एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब क्या हमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्ट्रेस है, बहुत बार आपने देखा नहीं खाना नहीं खाना, या फिर कोई व्यक्ति पतला होना चाहता है इसलिए खाना नहीं खाता। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, डिप्रेशन है, परेशानी है, घर में कोई समस्या है। फूड एक्सेप्टेंस, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कुछ स्पेशल चीज़ें खाने का मन नहीं करता या बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड थेराप्यूटिक डाइट, जो मैंने नई डाइट तुम्हें दी है, मान लीजिए मैंने उसमें अंडा डाला है और आप वेजिटेरियन हो तो आप उसे नहीं खाओगे, तो वो जो व्यक्ति खा रहा है उसके लिए वो डाइट एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उसे वो खाना चाहिए। अब क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स के बाद जो है व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। अब तो हमने इतना सारा कुछ कर लिया कि आपको समझ में ही आ जाएगा। वो डाइट को प्लान कर सकता है, किसके लिए करेगा, पेशेंट्स के लिए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। आहार को परिवर्तित कर सकता है, वो भी किसे देख के करेगा, उनके शारीरिक कंडीशन जो उनकी है, वो क्या काम करते हैं, उनकी सोच क्या है, कल्चरल, एथनिक या सोशियो इकोनॉमिक, क्या है उनकी अप्रोच। और अगर मैं मान लीजिए प्याज लहसुन नहीं खाती तो मेरे को उस तरह से दिया जाएगा। मैं जो हूँ व्रत है मेरा तो उस तरह का खाना भी दे सकते हैं। तो इसमें आहार को परिवर्तित करना। फिर स्पेशल लोगों के लिए आहार आयोजन करना। स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन जो है उनके लिए अलग खाना आता है। जो रेसलर्स हैं, मान लो वो हमारे जितना खाना खाएंगे तो क्या वो कुश्ती कर पाएंगे। जो डिफेंस में है, जो स्पेस में जाते हैं, इन सब के लिए अलग तरह का खाना बनता है। उसके बाद प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग, लोगों में वेलनेस का और स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देने को बढ़ावा देना। जहाँ वृद्धाश्रम हैं, ऑर्फनेजेस हैं, जहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता है, मिड डे मील आता है स्कूल्स में, उसमें खाना क्या देना है, वो बैलेंस्ड है या नहीं। स्कूलों में भी तो बैलेंस्ड खाना मिड डे मील में ही दिया जाता है। और पेशेंट्स जिनकी बहुत लंबी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनमें आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, वो बीमारी आगे बढ़े ना और वो व्यक्ति खुशी से रह पाए। तो पुराने रोगियों की भी मदद करता है। और सबसे बड़ा काम यह है कि पूरी सोसाइटी को, हमारी पूरी कम्युनिटी में लोगों में जागरूकता फैलाता है और बीमारियों को कम करके रिकवरी को बेटर करने की कोशिश करता है। पूरी सोसाइटी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये उन्हीं का काम है। मेरे ख्याल से आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो बच्चे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन ये सारे टॉपिक्स अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आप ये सारे टॉपिक्स अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है मैं आपको कुछ दिनों के बाद इसी तरह से देखूंगी। आप भी किसी को यही प्रिस्क्राइब कर रहे होगे। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो घर पे रहो, पौष्टिक खाना खाओ, अपने पोषण स्तर को ध्यान में रखना, अभी घर पर ही हो, न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करके रखना ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ठीक है? इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो।